जब मैं काम से घर लौटता तो मेरी पत्नी सबकी फरमाइशें पूरी करते करते थक जाती। पर जब मैं उसे कहता कि अपना काम किया करो और बाकियों को मना कर दिया करो, हर किसी को अपना काम खुद करने दिया करो, तो वह बस मुस्कुरा देती। एक दिन तंग आकर मैं पत्नी को मायके छोड़ आया और कहा कि तुम्हें हर महीने खर्चा भेज दिया करूंगा, ताकि घर वालों के कामों से तुम्हारी जान छूट जाए। कुछ दिन बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया तो मैं वहां चला गया। और जब साल भर बाद सीधा ससुराल आया तो पता चला मेरी पत्नी घर चली गई है। फिर मैं जब घर गया तो सामने कतराश देखकर मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि मेरी पत्नी, सोनम, यह सब क्या करती रहती हो? और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, सिर्फ अपना काम किया करो, सबकी फरमाइशें पूरे करने में ना लगी रहा करो। मैं पूरा दिन काम पर गया, शाम को घर आता हूँ, थका हारा होता हूँ, चाहता हूँ कि तुम्हें देखकर कुछ फ्रेश हो जाऊं, लेकिन तुम खुद आगे से ऐसी थकी और निडाल सी मिलती हो कि मेरी तबीयत और ज्यादा बोझल हो जाती है। मुझे पूरा 1 घंटा हो गया था सोनम का इंतजार करते हुए। रात के 10:30 बज चुके थे। तब वह थकी हुई और निडाल सी कमरे में दाखिल हुई थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया था और प्यार से उसे समझाने की कोशिश की थी, तो वह सिर्फ मुस्कुरा दी थी और कुछ भी नहीं कहा था, जिस पर मैं चिढ़ गया था। मैंने कहा कि कभी तो मेरी बात को गंभीरता से लिया करो। तब वह मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर सिर रखकर कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब आपको देखती हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। उसने प्यार से पूछा कि क्या आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाऊं? बहुत ज्यादा इच्छा के बावजूद भी मैंने उसे चाय बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि बाकी घर वालों की तरह मैं उसके थके हुए शरीर से नजरें नहीं चुरा सकता था। पूरी रात मैंने उससे बातें करते हुए गुजार दी थी और उसे समझाता रहा था कि हर एक की सेवा करने में ना लगी रहा करो, सब अपने अपने काम खुद कर सकते हैं। हमारी शादी से पहले भी सब अपने अपने काम करते थे और अब भी करते रहेंगे। सब भाई अलग अलग घरों वाले हैं, अपनी फैमिली वाले हैं, और सबको अपना काम खुद कर देखना होता है। तुम पर इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही तुम इस घर में किसी को की नौकरानी बनकर आई हो। वह चुपचाप मेरी बातें सुनती रही थी और हल्का सा सिर हिलाकर मेरी बातों से सहमति जताती रही थी। उस रात मैंने उसके साथ जितना समय बिताया था, मुझे विश्वास था कि वह मेरी बातों पर जरूर ध्यान देगी और शायद खुद को थोड़ा सा बदलने की कोशिश भी करेगी। मैंने अगली सुबह उसे नहीं जगाया था, क्योंकि हम रात को देर से सोए थे और मैं चुपचाप काम पर चला गया था। मैंने सोचा था कि आज वह आराम करेगी और अपनी सेहत का ख्याल रखेगी, लेकिन जब मैं वापस आया तो एक बार फिर वही हालात मेरे सामने थी। मेरी पत्नी किचन में डिनर की तैयारियों में लगी हुई थी और पहले से भी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। आज मैं कुछ जल्दी आया था, क्योंकि मैंने प्लान बनाया था कि उसे बाहर शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा और उसके साथ अच्छा सा डिनर करूंगा, ताकि वह खुश हो जाए और थकान भी दूर हो जाए। लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल दुख से भर गया था। गर्मी की वजह से उसके पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसने दोनों आस्तीनें चढ़ाई हुई थी और वह एक ही समय में कई काम कर रही थी। कभी खाना बना रही थी, कभी डाइनिंग टेबल पर बर्तन रख रही थी और कभी किसी और को काम में लग जाती थी। मैं यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी सारी बातें इसके लिए बेकार हो गई है। मैं गुस्से में कमरे में चला गया था और अब मैं गंभीरता से इस समस्या का हल सोच रहा था, क्योंकि मैं और यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह मेरी पत्नी थी और मैं इसे इस तरह खुद को खत्म करते हुए नहीं देख सकता था। मैं घर वालों के सामने भी इसके लिए आवाज उठाना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर वह खुद मेरा साथ ना दे तो मेरी बात का कोई असर नहीं होगा, बल्कि उल्टा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे।
मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था और दिल में एक बेचैनी सी थी, क्योंकि मुझे उसकी सेहत की चिंता थी और इससे बढ़कर मुझे उससे प्यार था। कुछ देर बाद वह कामों से फ्री होकर कमरे में आई तो मुझे देखकर चौंक गई और बोली कि आप यहाँ हैं और मुझे पता भी नहीं चला। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। मैंने उसे रोक दिया और कहा कि मुझे भूख नहीं है, बस तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया है, तो उसने ना में सिर हिला दिया था। मैंने उसे प्यार से कहा कि ठीक है, पहले तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर के लिए चलते हैं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई और वह फौरन कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई थी। आधे घंटे बाद वह नहा धोकर तैयार होकर मेरे सामने आई तो वह पहले से काफी बेहतर लग रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी फ्रेशनेस भी आ गई थी। मैं उसे बाहर ले गया था और हमने एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर सुकून से डिनर किया था। इस दौरान वह लगातार मुस्कुरा रही थी और पहले की तरह थकी हुई नहीं लग रही थी। मैं उसे देखकर यही सोच रहा था कि अगर यह खुद का ख्याल रखे तो कितनी सुंदर और खुश रह सकती है। हमने सुकून से खाना खाया था और फिर शॉपिंग के लिए निकल गए थे, जहां उसने अपनी पसंद की कुछ चीजें खरीदी थी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी सुकून मिल रहा था और मैं मन ही मन यही फैसला कर रहा था कि मैं इसे इस हालत में वापस नहीं जाने दूंगा। इसके बाद मैं उसे उसकी फेवरेट जगह पर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गया था, जहां वह बच्चों की तरह खुश हो रही थी और उसकी हंसी मुझे अंदर तक सुकून दे रही थी। इस पूरे वक्त में उसकी थकान जैसे कहीं गायब हो गई थी और वह एक अलग ही अंदाज में खुश नजर आ रही थी। 2-3 दिन खुशी से बीत गए थे और मैं रात को काफी देर से घर लौटता था, जिसके कारण मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि मेरी पत्नी सारा दिन क्या करती रही है। मैं यही समझता रहा कि शायद अब वह मेरी बात मानने लगी है और खुद को इतना नहीं थकाती होगी। लेकिन एक दिन मैंने छुट्टी ली तो सुबह से ही घर में रहने का मौका मिला और जो कुछ मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस दिन मैंने अपनी पत्नी को जो भी शॉपिंग करवाई थी वह सारा सामान मेरी बहनों और भाभीियों के पास था और मेरी पत्नी के पास कुछ भी नहीं था। मैंने हैरानी से उससे पूछा था कि वह सब कहाँ गया, तो वह एक बार फिर मुस्कुराकर सिर झुका गई थी और कुछ नहीं बोली थी। उसकी वह खामोश मुस्कुराहट मुझे अंदर तक जला गई थी और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने घर का पूरा चक्कर लगाया तो यह देखकर और दुख हुआ कि मेरी पत्नी पहले की तरह अब भी सारा दिन कामों में ही लगी हुई थी और सबके काम खुद कर रही थी। वो कभी किचन में होती थी, कभी आंगन में और कभी किसी के कमरे में, और हर जगह वही थकी हुई मगर मुस्कुराती हुई शक्ल नजर आती थी, जैसे उसने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया हो। मैं उसे देखकर सोच रहा था कि आखिर यह लड़की कब अपने लिए जीना सीखेगी और कब अपनी सीमाएं बनाएगी। उसकी यही आदत मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और मैं महसूस कर रहा था कि अगर मैंने अब कोई फैसला ना किया तो शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। आखिरकार मैंने इन सब चीजों का एक हल निकाल लिया था, क्योंकि मैं इस स्थिति से तंग आ चुका था और उसे इस हाल में और नहीं देख सकता था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और गंभीरता से कहा कि चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ और मैं तुम्हें हर महीने खर्चा भेजता रहूंगा ताकि तुम्हें यहाँ के कामों से छुटकारा मिल जाए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई थी, जैसे उसने कभी यह सोचा भी ना हो कि मैं ऐसा फैसला कर सकता हूँ। उसने कुछ बोलने की कोशिश की थी, जैसे वह मुझे रोकना चाहती हो या शायद कुछ समझाना चाहती हो, लेकिन मैं उस वक्त उसकी किसी बात को सुनने के मूड में नहीं था। मैंने उसकी एक ना सुनी और उसे तुरंत तैयार होने का कहा था। वह खामोशी से तैयार हुई थी और उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसने फिर भी कोई सवाल नहीं किया था और ना ही कोई शिकायत की थी। मैं उसे उसके मायके छोड़ आया था और वापस आते हुए मेरे दिल में अजीब सा सुकून भी था और एक खालीपन भी, जिसे
मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने खुद को यही तसल्ली दी थी कि मैंने जो किया है उसकी भलाई के लिए किया है, क्योंकि कम से कम अब वह ससुराल वालों के कामों के बोझ से तो मुक्त हो जाएगी। इसके बाद मैं अपने कामों में व्यस्त हो गया था और दिन सामान्य तरीके से बीतने लगे थे। मैं दिन भर काम करता था और कभी-कभी उससे मिलने उसके मायके चला जाता। वह हर बार पहले की तरह मीठे स्वभाव से बात करती थी और कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं करती थी। वह मेरे लिए चाय बनाती थी और मेरे सामने चुपचाप बैठ जाती थी, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द उसका साथ नहीं दे रही हो। मैंने कभी उसके चेहरे के भाव समझने की कोशिश नहीं की थी और ना ही यह जानने की कि वह अंदर से कैसा महसूस कर रही है। मैं बस यही समझता रहा कि वह अपने घर में खुश होगी और सुकून में होगी। इस दौरान एक और अजीब बात यह थी कि जब भी मेरे घर वालों से बात होती थी, तो वह कभी मेरी पत्नी का जिक्र नहीं करते थे और जब मैं अपनी पत्नी से मिलता था, तो वह भी मेरे घर वालों का जिक्र नहीं करती थी। यह खामोशी मुझे कभी-कभी अजीब लगती थी, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने इस फैसले को ही आसान समझ लिया था और खुद को विश्वास दिला दिया था कि यही बेहतर है। इन्हीं दिनों मेरी किस्मत ने एक और मोड़ लिया था और मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया था। मैं इस खबर से बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह मेरे करियर के लिए एक बड़ा मौका था और मैंने तुरंत जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं जाने से पहले एक बार सोनम से मिलने गया था और उसे बताया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो उसने हमेशा की तरह खामोशी से मुझे दुआएं दी और अपनी आवाज़ में छुपी उदासी को छुपाने की पूरी कोशिश की थी। मैंने उस वक्त भी उसके स्वर में की नमी को महसूस किया था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी नई ज़िंदगी के सपनों में खोया हुआ था। मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था और वहाँ जाकर काम में इतना व्यस्त हो गया था कि वक्त का एहसास ही नहीं होता था। कभी-कभी घर वालों से बात हो जाती थी, लेकिन ज़िंदगी एक अजीब-सी एक जैसी चलती आ रही थी और मैंने कभी इस बात की गहराई में जाकर नहीं सोचा था कि मेरी एक जिद ने हमारी ज़िंदगी को किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। ऐसे ही करते-करते मुझे 1 साल का समय बीत गया था और मैं बाहर के देश में अपनी व्यस्त ज़िंदगी में उलझा रहा था और वक़्त जैसे हाथों से फिसलता चला गया था। मैंने कभी रुक कर यह नहीं सोचा था कि मैंने पीछे क्या छोड़ दिया है और जिसे मैं सुकून समझ रहा हूँ, वह दरअसल एक बड़ी गलती है। इस 1 साल में मैंने दिन-रात मेहनत की थी और मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे और जब मैंने खुद को कुछ सँभला हुआ महसूस किया, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। मैं इंडिया वापस आ गया था और आते ही मैंने एक घर खरीदा था, क्योंकि मैं चाहता था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करूँ और अपनी पत्नी को वह सब दूँ जिसकी वह हकदार है। मैं सीधा अपने ससुराल चला गया था और हैरानी की बात यह थी कि मैं अपने घर वालों से मिलने भी नहीं गया था, क्योंकि मेरे दिल में सबसे पहले सोनम से मिलने की बेचैनी थी। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, जब मुझे बताया गया कि मेरी पत्नी तो यहाँ नहीं है, बल्कि वह तो मेरे घर चली गई है। एक पल के लिए मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था और मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि वह जगह उसके लिए कैसी थी। मैं तुरंत वहां से निकला था और सीधा अपने घर की तरफ गया था और मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बहुत बुरा दृश्य मेरा इंतजार कर रहा हो। जब मैं घर के अंदर गया तो मेरी नज़रें उसे ढूँढने लगी और अगले ही पल मैंने उसे देख लिया था। वह वहीं थी और बिल्कुल वैसे ही थी, जैसे मैं उसे छोड़कर गया था, बल्कि उससे भी ज़्यादा थकी हुई और टूटी हुई लग रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आँखों के नीचे काले घेरे थे और शरीर में वही बेजान-सी हरकतें थी, जो मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने एक पल में फैसला कर लिया था और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा था।
और उसे वहां से ले आया था। वह खामोशी से मेरे साथ चल दी थी, जैसे उसमें अब किसी बात की ताकत ही ना बची हो। मैं उसे अपने नए घर ले आया था और दरवाजा बंद करते ही मेरे अंदर का सारा गुस्सा और दुख बाहर आ गया था। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और गंभीरता से कहा कि अब मुझे सब सच सच बताओ कि आखिर यह सब क्या है और तुम वहां क्यों रह रही थी। वो कुछ पल चुप बैठी रही थी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया था। उसने बताया था कि उसकी माँ और भाई उसके सगे नहीं है बल्कि सौतेले है। भाई दूसरी माँ के पहले पति से है। जब तक पिताजी थे तो सब ठीक था, मगर पिता के गुजरने जाने के बाद उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। बहुत अत्याचार किया। छोटी सी उम्र से सौतेली माँ ने घर के सारे काम करवाना शुरू कर दिए। कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, सौतेली भाइयों की गंदी नजरें उस पर पड़ने लगी थी। उसकी आवाज कांप रही थी और हर शब्द मेरे दिल पर चोट कर रहा था। उसने कहा था कि वह मेरे घर में इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि वहां कम से कम उसे सुरक्षा का एहसास था। उसने कहा था कि काम करना उसके लिए समस्या नहीं है। वह सारा दिन काम कर सकती है और थकान सह सकती है, लेकिन लोगों की गंदी नजरों को सहना उसके बस की बात नहीं थी। उसने कहा था कि अपने घर में उसे ऐसी नजरों का सामना करना पड़ रहा था जिन्होंने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और इसीलिए वह वहां नहीं रह सकती थी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे से सच में जमीन खिसक गई थी और मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी। मैंने जिस चीज को उसकी जिद समझा था वो दरअसल उसकी मजबूरी थी और मैंने उस जगह छोड़ दिया था जहां वह खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैंने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया था। वह मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी और मैं उसके सिर पर हाथ फेरता रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी और मैंने उसे समझने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया था। मैंने उससे वादा किया था कि अब मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही उसे किसी के भरोसे छोड़ूंगा। मैंने कहा था कि अब हम अलग रहेंगे और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहां उसे ना किसी की कामों का बोझ उठाना पड़ेगा और ना ही किसी की गंदी नजरों का सामना करना पड़ेगा। उसने आंसुओं के बीच मेरी तरफ देखा था और उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून नजर आया था, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था और मन ही मन यह वादा किया था कि अब मैं इसकी रक्षा करूंगा और इसे यह वह जिंदगी दूंगा जिसकी वह हकदार है। उस दिन के बाद हमने एक नई शुरुआत की थी और अपने छोटे से घर में सुकून और प्यार के साथ रहने लगे थे, जहां ना कोई शोर था और ना ही कोई दबाव, बल्कि सिर्फ हम दोनों थे और एक दूसरे के साथ था जो हर मुश्किल को आसान बना रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया था और हमारी जिंदगी ने एक नया रूप ले लिया था। हम दोनों अपने छोटे से घर में सुकून से रहने लगे थे, जहां ना किसी की बेवजह की फरमाइशें थी ना और ना ही कोई दबाव था, बल्कि सिर्फ एक दूसरे का साथ था जो हर दिन को खूबसूरत बना देता था। शुरू शुरू में सोनम को जैसे यकीन ही नहीं आता था कि अब उसे किसी के लिए खुद को खत्म नहीं करना पड़ेगा। वह हर काम करने से पहले मेरी तरफ देखती थी जैसे अनुमति चाह रही हो और मैं हर बार मुस्कुरा कर उसे यही कहता था कि अब तुम आजाद हो और अपनी मर्जी से जियो। धीरे धीरे उसके चेहरे की थकान कम होने लगी थी और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी जो पहले कहीं खो गई थी। वो अब अपने लिए भी समय निकालने लगी थी और मैं उसे खुश देखकर अंदर से सुकून महसूस करता था। कुछ समय बाद हमारी जिंदगी में एक और खूबसूरत खुशी आई थी जब भगवान ने हमें एक बेटा दिया था। उस दिन मैंने सोनम की आंखों में वह खुशी देखी थी जो शायद मैं उसे पहले कभी नहीं दे सका था। वह अपने बेटे को गोद में लेकर मुस्कुरा रही थी और उसकी वह मुस्कान मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। मैंने उस पल खुद से वादा किया था
कि मैं अपने बेटे को कभी वह सब महसूस नहीं होने दूँगा, जो उसकी माँ ने अपनी ज़िंदगी में सहा। समय के साथ हमारी खुशियाँ बढ़ती गई और हमारे घर में हँसी की आवाज़ें गूंजने लगी। सोनम पहले से कई गुना मजबूत हो चुकी थी। उसके अंदर एक अलग-सा आत्मविश्वास आ गया था। वह अब ना सिर्फ़ एक अच्छी पत्नी थी, बल्कि एक बेहतरीन माँ भी बन चुकी थी, जो अपने बच्चे की हर खुशी का ध्यान रखती थी। मैं जब काम से घर लौटता था, तो वही घर जो कभी खामोश और उदास लगता था, अब ज़िंदगी से भरा हुआ महसूस होता था। मेरा बेटा दौड़कर मेरे पास आता था और सोनम दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही होती थी, और उस पल मुझे लगता था कि मैंने सच में सब कुछ पा लिया है। मैं अक्सर रात को बैठकर सोचता था कि अगर मैं अपनी गलती ना समझता तो शायद आज यह सब मेरे पास ना होता। मैंने सोनम की तरफ देखा था, जो अपने बेटे को सुला रही थी, और उसके चेहरे पर सुकून था, और मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया था कि मुझे एक मौका मिला अपनी गलती सुधारने का। हमारी ज़िंदगी अब साधारण ज़रूर थी, लेकिन इसमें वह सुकून था जो हर इंसान चाहता है, और हम दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे उसी सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की ज़ुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।